डिस्कस करेंगे पर्यावरण से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये सभी प्रश्न पारिस्थितिकी संतुलन टॉपिक से संबंधित हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम चाहे यूपीएससी का हो, बीपीएससी, यूपीपीएससी, इसके अलावा जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं और वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं पैटर्न्स पे ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता? आपको बताना है कि कौन इसमें मदद नहीं करता पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में। वनों को काटना, दूसरा है वनारोपण, तीसरा है वर्षा जल प्रबंधन और चौथा है जैव भंडार। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में कौन मदद नहीं करता? यहाँ पे देखिए वनों को काटना। अगर आप वनों को काटेंगे तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा, जबकि अगर आप वन लगाएंगे, वनरोपण करेंगे तो वो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखेगा। वर्षा जल का प्रबंधन भी पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बहुत जरूरी है और जैव मंडल भंडार भी, यह भी पारिस्थितिकी संतुलन के लिए बने रहना बहुत जरूरी है। तो सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन जो होता है उसका कौन सा मुख्य कारण है? पहला कारण दिया गया है वनोन्मूलन यानी वनों को काटना, दूसरा है मरुस्थलीकरण, तीसरा है बाढ़ एवं अकाल और चौथा है वर्षा की परिवर्तनीयता। तो देखिए पारिस्थितिकी असंतुलन में ये मोर और लेस ये सभी कारण हैं, लेकिन इसमें आपको एक मुख्य कारण, प्रमुख कारण पूछा है। तो आप देखेंगे कि इसमें से 3 कारण ऐसे हैं जो इस पहले कारण पर निर्भर कर रहे हैं। यानी अगर वनोन्मूलन यानी वन को काट दिया जाएगा तो वो भूमि मरुस्थल में बदल जाएगी और अगर वो भूमि मरुस्थल में बदल गई तो कभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगा, कभी अकाल हो जाएगा और वर्षा की परिवर्तनीयता बदल जाएगी, यानी जो वर्षा का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो तीनों कारण हैं वो इसी मुख्य कारण से आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रमुख कारण है पारिस्थितिकी असंतुलन में वो है वनोन्मूलन यानी पेड़ पौधों, वन को काटना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? फिर से मैंने बोला कि सारे टॉपिक, लगभग सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन पारिस्थितिकी असंतुलन या पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित हैं, ठीक है, और ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ता है? तो लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव, वनारोपण। तो किससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? तो सामाजिक वानिकी से तो नहीं बिगड़ता है। आप अगर वन लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे भी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि उससे तो और पारिस्थितिकी संतुलन बना रहेगा। वन महोत्सव मनाना कोई गलत बात है नहीं, ये और अच्छी बात है। लकड़ी काटना, ये लकड़ी काटना से मतलब हो गया पेड़ को काटना, तो इससे पारिस्थितिकी का संतुलन बिगड़ता है, ठीक। तो ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक, इसीलिए उनके लैंग्वेज पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जिस रूप में ये पूछे गए हैं उसी रूप में मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक। और इस चैनल पे कोई भी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करता हूँ वो ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो अपने से बनाया गया हो या किसी किताब से लिया गया हो, सभी पेपर्स के क्वेश्चन हैं, ठीक। यही इस चैनल की सबसे बड़ी प्रामाणिकता है, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराता रहूँगा बीच बीच में। देखिए निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है? पहला है जल प्रबंधन, दूसरा है वनारोपण, तीसरा है औद्योगिक प्रबंधन और चौथा है वन्य जीव सुरक्षा। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन इसमें पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है। वैसे तो आप पाएंगे कि सभी संबंधित हैं, लेकिन मुख्य तौर पे देखिए वनारोपण ये संबंधित है, जल का प्रबंधन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, और यहाँ पे वन्य जीव की सुरक्षा भी संबंधित है। औद्योगिक प्रबंधन का डायरेक्ट इसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि इसमें फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर औद्योग का जो गंदा जल है वो हम नदियों में गिराते हैं तो उससे भी पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। पर यहाँ पे औद्योगिक प्रबंधन का मतलब ये हुआ ना कि जो इंटरनल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे यही सही संभावित उत्तर लग रहा है, ठीक है। बाकी सब पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो कहलाता है। देखिए एक निश्चित क्षेत्र में
जो मिनिमम जो मैक्सिमम जो प्राणियों की जो सीमा है, जो वहाँ का इकोसिस्टम पर्यावरण उसको सस्टेन करा सकता है, उनको फीड कर सकता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वहन क्षमता। क्योंकि हर एक इकोसिस्टम का एक वहन क्षमता होता है। अगर उससे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो फिर पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होता है। जनसंख्या नहीं होगा, वहन क्षमता ये होगा, ठीक है, ये और बाकी ये इररिलेवेंट है। तो इस प्रकार से बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? ठीक है, क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा है, थोड़ा जटिल लैंग्वेज लग रहा है, पर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कार्यात्मक भूमिका पूछ रहा है, कौन क्या होता है, उसका वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है इकोटोन, यह भी नहीं होगा। पारिस्थितिकी कर्मता, नेक्स्ट है आवास और आवास क्षेत्र। तो इसमें जो कार्यात्मक भूमिका है वो ये बी पार्ट सही आंसर है। पारिस्थितिकी कर्मता जो है वो किसी भी इकोसिस्टम में किसी जीव समुदाय की उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक घास स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। ये लास्ट में एक दो क्वेश्चन फूड चेन से हैं। वैसे फूड चेन पे मैं पूरा एक अलग से क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा। तो यहाँ पे फूड चेन इसमें आपको देखना है, बताना है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे घास, टिड्डा, मेढक, सर्प। तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेंढक खाता है और मेढक को सांप खाता है। तो ये तो बिल्कुल सही फूड चेन लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को सांप और सांप को मेढक। नहीं, तो मेढक सांप से पहले आएगा फूड चेन में, तो ये बी गलत हो गया। टिड्डा को मेढक खाता है, ये बात सही है। मेढक को घास, नहीं ये तो गलत हो गया, घास सबसे पहले स्थान पर रहेगा। और यहाँ पे ये भी गलत है। तो देखें यहाँ पे पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, जो फूड चेन है वो इसी रूप में चलता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? फूड चेन का इसमें कौन सा क्रम है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, घास, गेहूं, आम, फूड चेन इसमें बताना है। बकरा, घास, बकरा, आदमी। अब यहाँ पे जैसे फूड चेन आपको पहचानना है, तो देखिए घास, गेहूं, तो गेहूं एक घास ही तो है, तो ये तो कोई इसमें बन नहीं पा रहा है फूड चेन। यहाँ पे देखिए घास, घास को बकरा खाता है और बकरा को आदमी खाता है। तो यहाँ पे एक फूड चेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी तक हम लोग बी पार्ट मानेंगे। उसके बाद देखिए बकरा, फिर कौवा। तो बकरा को कौवा तो खाता नहीं है, ये भी गलत है। घास को मछली, मछली को बकरा, ये भी गलत है। और इनमें से कोई नहीं, ये होगा नहीं, यानी बी पार्ट इसका सही आंसर है, जो कि एक फूड चेन का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने कुछ, एक और प्रश्न है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है? यानी पारिस्थितिकी तंत्र आप लोगों को पता है जैव और अजैव, यानी बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है, और इसमें कल्चरल कंपोनेंट भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा जीवीय संगठक नहीं है। वायु हो गया, वनस्पति, जीवाणु, जानवर। तो इसमें वायु जो है वो अजैविक होता है, ठीक है, अबायोटिक तत्व होता है पारिस्थितिकी तंत्र का, जबकि वनस्पति, जानवर और जीवाणु ये सभी जैव तत्व हैं, जैव संगठक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। तो ये ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। समुद्री वातावरण में प्रथम प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? अब जैसे देखिए, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें प्रथम प्राथमिक उत्पादक पूछा है, तो वो होते हैं हर्बिसाइड्स। जो हरे पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में, वो होते हैं प्रथम उत्पादक। यानी जो घास होते हैं वो हो गए। तो लेकिन ये समुद्री वातावरण में पूछा है कि प्रथम उत्पादक, तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्र में प्राथमिक उप उत्पादक होते हैं। इन्हीं को फिर छोटे छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर उन मछलियों को और बड़ी मछली, फिर उस मछली को और बड़ी मछली, और इस प्रकार से पूरा जो समुद्र का एक फूड चेन सिस्टम बनता है वो तैयार होता है। तो उसमें जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो यही फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।